हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो चलिए बेटा, अब हम लोग ध्यान देते हैं। तो लास्ट टॉपिक अपना आपको तो याद ही है, यहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी। ठीक है, और मैंने वो मैंगो वगैरह बना के आपको पैटर्न बता दिया था क्या होता है, कैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ वहाँ पर, कैसे इनर्शिया वर्क करता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, नोट्स बनाते चलना, बार बार मैं कह रहा हूँ। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलोगे आप लोग। तो एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? ठीक है, जो भी लोगों, कृष्णा है, अमय और क्या नाम है, विकास, ठीक है, और नीरज, आप लोग थोड़ा सा फोकस करके चलिए इन सब चीज़ों पे। ठीक है, पढ़ाई को बेटा मजाक में मत लो, सीरियसली लो। ठीक है, वर्किंग रोज करो। देखो, और खास करके नीरज नीरज और क्या नाम है, अमय, ये दो लोग को मुझे नोट्स पक्का देखने हैं। ठीक है, दो लोग मुझे नोट्स आप लोग भेजिए जल्दी जल्दी। चलिए ध्यान दो इधर। एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके ध्यान देंगे। A passenger in a bus jerks forward when the bus stops suddenly because the passenger tends to be in inertia of motion whereas the bus stops। क्या होता है कि बातें तो इन सब एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं। जैसे मान लो बस को आप पकड़ के चल रहे हो, बस चल रही है, आप धीरे धीरे हिल रहे हो। ठीक है, बस चल रही है आपकी, बस को ब्रेक लगाओ, अचानक से आगे की तरफ बढ़ते हो। क्यों आगे की तरफ बढ़ते हो? क्योंकि आपकी बॉडी लगातार चल रही थी, मोशन में थी, मोशन में थी। अब क्या होता है कि जैसे ही बस रुकती है, आपकी बॉडी का जो मास है, जिसकी वजह से इनर्शिया वर्क करता है, आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है रुकने से। एक तरफ मतलब भाई चल रही है ना, आपकी बॉडी मोशन में है। इनर्शिया है कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट। तो इस समय आपकी बॉडी का स्टेट कैसा है? गतिमान, चलायमान, चल रही है बॉडी, मोशन में है। मोशन में जब बॉडी होती है, चाल में होती है, तो उसको रुकने में प्रॉब्लम होती है। रुकने का मतलब ये है कि इनर्शिया उसे रुकने नहीं देता तुरंत। इस वजह से आपका पैर जो बस के कांटेक्ट में, वो तो रुक जाता है, लेकिन अपर बॉडी थोड़ा लेट रुकती है, क्योंकि ये भी रेजिस्ट कर रही है। इस वजह से आपको झटका लगता है, और फिर पता चला आप रुक गए, फिर किसी तरह खड़े हुए, स्टेबल हुए, बस अचानक चल दी, फिर आप पीछे हो गए। क्यों पीछे हुए? क्योंकि आपकी लोअर बॉडी, जो पैर थे, वो तो बस के कांटेक्ट में थे, तो ये पैर तो आगे बढ़ गया, लेकिन अपर बॉडी पीछे रह गई। वास्तव में इस वजह से आपको झटका लगता है अचानक, फिर आपको बैलेंस मतलब बैलेंसिंग फील नहीं होता, उस समय आप अनबैलेंस रहते हो। बात समझ आ रही है? तो ये इनर्शिया की वजह से होता है बेटा। इनर्शिया ऑफ मोशन वर्क करता है जब आप मोशन में रहते हो, और जिस समय आप बस सडनली रुक जाती है फोर्सफुली, तो आपकी बॉडी आगे निकल जाती है। ठीक है, बस में आप आगे किसी से लड़ जाते हो वगैरह, ये सब होता है। उसी तरह देखो, एन एथलीट आफ्टर रीचिंग द फिनिशिंग पॉइंट कैन नॉट स्टॉप सडनली, और इफ ही स्टॉप सडनली देन ही फॉल्स टॉपलिंग हेड डाउन। कई बार आपने देखा होगा कि रनर लोग जो दौड़ते रहते हैं, जब दो पिच के बीच में, जैसे आपने देखा होगा ना, दो पिच नहीं मतलब दो स्टंप्स के बीच में जब वो ये रनिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पर रनर्स, जब रनर्स रनिंग कर रहे हैं, तो आपने चीज ऑब्जर्व किया होगा कि उनको रुकने में दिक्कत होती है, वो तुरंत नहीं रुक पाते। जैसे बहुत तेज दौड़े हो, अभी आप बहुत तेज से कहीं से दौड़ते हुए आओ, तुरंत बोले रुको, तो ऐसे खड़े थोड़ी हो जाओगे, दौड़ते दौड़ते रुक जाओगे। रुकने में कुछ तो समय लगेगा ना। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी, भाई बॉडी तुरंत रुकने में रुकती नहीं, बॉडी का इनर्शिया आपको क्या है, रुकने में दिक्कत करता है। इसी को तो इनर्शिया कहते हैं, जो रेजिस्ट करता है, विरोध करता है। आप एक बार दौड़ गए तो अब आपकी बॉडी कहे कि अगर आप रुकने की कोशिश किए तो हम रुक ही जाएंगे, अपने आप को रोके, पक्का आपकी अपर बॉडी गिरेगी, और आप फिर तुरंत मतलब शरीर मतलब आपका जमीन पे आएगा, और आप ऐसे रोल करते हुए आगे जाओगे, लेकिन जाओगे। समझ में आ रही नहीं मेरी बात? यही सब इनर्शिया। A car takes some time and moves through some more distance before coming to rest even after the application of brakes। कई बार आप देखो, अगर बाइक खुद तेजी में चल रही है, अचानक से आप ब्रेक मारो तो घसीटते हुए मतलब टायर के निशान जमीन पर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया, बाइक काफी आगे तक जाएगी ही जाएगी, वो इनर्शिया है। बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि आपने ब्रेक मारा तो वहीं खड़ी हो जाए। खड़े हो गए तो अंदर के बैठे लोगों को झटका लगता है, उसको भी आगे तक मतलब एक तरीके से उसको अचानक से रुकने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्ट कर रही है, मुझे रुकना नहीं, मुझे चलते रहना है, लेकिन आपकी ब्रेक्स की बात उसको एट लास्ट माननी पड़ती है और रुक जाती है। ठीक है, उसी तरह ए रोटेटिंग फैन कंटिन्यूज टू डू सो फॉर सम मोर टाइम इवन आफ्टर करंट इज स्विच्ड ऑफ। जैसे मान लो करंट आपने मान लो स्विच ऑन किया, फैन चल रहा है बढ़िया, फिर स्विच ऑफ कर दिया, उसके बावजूद भी फैन कुछ देर तक भाई रुकने में उसको समय लगेगा, धीरे 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 होकर रुकता है। जो उसमें क्या नाम है, बेरिंग्स लगी हुई, उसका फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, एयर रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ उसको रोक रही है उसको, लेकिन फिर भी रुकने में समय लगता है, क्योंकि उसके ब्लेड्स में कुछ तो मास है। भाई इनर्शिया वर्क करेगा, जहां मास है वहां इनर्शिया है। An oscillating simple pendulum bob does not half at the halt at the mean position but it continues to move further। जैसे आप पेंडुलम ये ऐसे मान लो, आप एक रस्सी ले लो और उससे पत्थर को बांध दो। अब आप सोचो यहाँ से पत्थर यहाँ गया, यहाँ से आप छोड़ो, सोचो यहाँ से रुक जाएगा? नहीं, वो इसी मोशन को कंटिन्यू करता है कुछ देर के लिए और रुकने में समय लगाता है। सही है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं। When a car or bus turns around the sharp corner we tend to fall sideways because of our inertia due to continue moving straight line। अब देखो यहीं पे ये टॉपिक आता है जिसको हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसलिए देखो, जो कार वगैरह हैं आजकल चाइल्ड लॉक सिस्टम आता है दरवाजों को लॉक करने का। पता चला कार अचानक से मुड़ी, जो दरवाजे के पास बैठा था उसको झटका लगा,
कार अगर चल रही कार अचानक से इस तरफ मुड़ेगी तो आपकी बॉडी तुरंत नहीं मुड़ेगी, आपकी बॉडी कुछ देर के लिए यहीं रहेगी, फिर थोड़ी देर बाद मुड़ेगी। तो ये आपकी बॉडी का जो प्रेशर दरवाजे पे, अगर दरवाजा खुल गया तो आप तो गिर जाओगे, एक्सीडेंट कैन बी पॉसिबल। इस वजह से इन्हीं एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए चाइल्ड लॉक सिस्टम आता है। कार के लॉक्स मतलब कार कुछ दूर चलती ऑटोमेटिक डोर्स लॉक हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से ये सारी चीजें दी जाती हैं, टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इसी को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं कि आप कभी भी अपनी डायरेक्शन को सडनली चेंज नहीं कर सकते। आप दौड़ो दौड़ो तो अचानक कोई बोले मुड़ो, तो आपको मुड़ने में टाइम लगता है, इसलिए आप ऐसे कर्व लेके मुड़ते हो, लंबा रास्ता लेके मुड़ते हो। समझ में आ रही नहीं मेरी बात? It is dangerous to jump out of a moving bus because the jumping man's body is in the state of inertia of motion, but the legs are suddenly stopped by the ground and hence he topples down. कभी चलती हुई बस से आप अगर कूद जाओ तो क्या ऐसे कूद के ऐसे तुरंत खड़े हो जाओगे वहां पर? नहीं, आपको कुछ दूर या फिर तो बस के साथ साथ दौड़ना पड़ेगा, बस के मोशन के साथ रुकने की कोशिश की, आप पैर को सोचे हम रोक ही लेंगे, खड़े हो जाएंगे, तो आप फिर ऐसे अजीब से गिरोगे, फुटबॉल की तरह गोल गोल होते हुए आगे जाओगे। समझ में आ रही नहीं मेरी बात? तो ये सब बेटा इनर्शिया की वजह से होता है, आप तुरंत नहीं रुक सकते, कुछ दूर आपको दौड़ना ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अकर्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ध्यान देना ये सारी चीजें पीछे था, ये आप क्या नाम है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या साथ ही साथ नोट करते चलो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, व्हाट इज मोमेंटम। एक नया टॉपिक आता है बेटा, फोकस करना, ठीक है। मोमेंटम, तो इसका तो सबसे सिंपल डिफिनेशन देखा जाए तो मोमेंटम डायरेक्टली अगर इसके फॉर्मूले से भी इसकी डिफिनेशन बोलना चाहो तो आप बहुत आराम से बोल सकते हो। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ क्वांटिटी व्हिच इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। देखो मोमेंटम के बारे में यहाँ क्या बताया, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ बॉडी एंड इट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम को यहाँ पर P से डिनोट किया जाता है और P इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही मोमेंटम कहलाता है, ठीक है। और मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी दोनों पर। देखो सीधी सी बात है, या फिर तो किसी भी चीज का मास ज्यादा हो, जैसे मान लो आप किसी को ईंटे से मारते हो, भाई लग गया, मानो किसी दीवार को आपको मारना है, ईंटे से मारे हो, वहां दीवार में निशान पड़ गया, या फिर तो ईंटे की वजह से वेलोसिटी धीमी थी, या फिर तो छोटा पत्थर लो और उसकी वेलोसिटी बढ़ा दो, छोटा पत्थर लेके वेलोसिटी बढ़ा दो, या बड़ा पत्थर ले लो और उसकी वेलोसिटी कम रखो, दोनों में से किसी भी एक चीज को आप बढ़ाओगे तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। इधर आपका मास ज्यादा होना चाहिए, वेलोसिटी ज्यादा चाहिए, उससे आपको मोमेंटम पर फर्क पड़ता है। तो मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन बोथ मास एज वेल एज वेलोसिटी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, मास हमेशा चेंज नहीं होता। जैसे आपका जो मास है वो जितना अर्थ पर है उतना ही मून पर, उतना जुपिटर पर, उतना मार्स पर रहेगा। आपका वेट चेंज होता है, वेट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। आप जिस जगह पर खड़े हो आपकी ग्रेविटी मतलब वहां पर उस जिस जगह पर हो तो ग्रेविटी कितनी है वहां पर, जैसे अर्थ पर जो ग्रेविटी है आपका वेट अर्थ के अकॉर्डिंग आता है। उसी तरह जैसे ही आपकी ग्रेविटी अलग अलग प्लैनेट्स पर जाते हो तो ग्रेविटी चेंज होती है, तो उसी प्रकार आपका वेट होता है। जैसे मून की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 1/6 टाइम्स है, तो अगर मान लो आपका वेट यहाँ पर 60 kg है तो 60 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 10, मतलब मून पर आपका वजन 10 किलो दिखाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो सीधी सी बात यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखो momentum of a body is defined as the product of its mass and velocity। सीधी सी बात, what is momentum? So momentum of a body is defined as the product of mass and velocity। मोमेंटम को किससे दिखा सकते हैं बेटा? मास इनटू वेलोसिटी से। अच्छा, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मोमेंटम किसको प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, इस चीज का ध्यान रखना। मोमेंटम भाई इस तरह लिखते हैं ना कि देखो कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और साथ ही साथ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इन दोनों को अगर लेकर आए तो P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, भाई दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा मोमेंट अब आगे दिया गया, इफ अ क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल मूव विद द सेम वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ अ क्रिकेट बॉल इज मोर बिकॉज इट्स मास इज लार्जर देन दैट ऑफ टेनिस बॉल। जैसे मान लो कि अब मेरी बात ध्यान से मानना, जैसे मान लो किसी को बोलो रुको रुको खड़े रहो, पत्थर से मारते हैं, उसको पत्थर से फेंक के मार दो, पत्थर से फेंक के मारे, और बोलो रुको रुको हम तुमको कागज की बॉल से फेंक के मारते हैं, तो किससे ज्यादा लगेगा? भाई दोनों के समय आपने सेम ताकत लगाई, लेकिन पत्थर से ज्यादा चोट क्यों लगी? क्योंकि इसका सेम रीजन यहाँ पर क्या था? रीजन ये था कि पत्थर का मास ज्यादा था, वेलोसिटी दोनों की सेम थी, लेकिन पत्थर का मास ज्यादा था, कागज का मास कम। अब आपको करना ये है कि जैसे मान लो किसी को बोलो हम ईंटे से मारते हैं, लेकिन ईंटे से उसको टच कराओ और बोलो तुमको छोटे कंकड़ से मारेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन छोटे कंकड़ की वेलोसिटी बढ़ा दो, गोली के बराबर वेलोसिटी को, तुम पता चलो उसके शरीर को आर पार कर जाए। बात समझ में नहीं आ रही? तो डिपेंड करता है डायरेक्टली मास पर। आप यहां पर क्या है कि आप पत्थर से मारना और कागज की बॉल से मारना, सेम वेलोसिटी से मारना, लेकिन दोनों के समय पर मोमेंटम ज्यादा पत्थर का होगा। ऑब्वियस बात है क्योंकि उसका मास ज्यादा है। उसी वजह से यहाँ एग्जांपल दिया जा रहा है कि क्रिकेट वाली बॉल ले लो और टेनिस वाली बॉल, टेनिस वाली वो ग्रीन वाली जो हल्की वाली बॉल आती है, ठीक है। अब जैसे मान लो क्रिकेट वाली बॉल से आपने किसी को मतलब क्रिकेट वाली बॉल से आप क्रिकेट खेलते हो, अगर उससे चोट लगे और टेनिस वाली बॉल से खेलो टेनिस से चोट लगे, तो दोनों में अंतर है। टेनिस वाली बॉल से आपको चोट नहीं लगती, कम लगती क्योंकि वो हल्का है, लेकिन क्रिकेट वाली बॉल से आपको चोट लगती क्योंकि वो भारी है, उसका मास ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, इस वजह से उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा,
ठीक है, बात ध्यान देना बेटा। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मोमेंटम मास पर तो प्रोपोर्शनल था ही था, ये पॉइंट ध्यान रखना, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, साथ ही साथ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आल्सो। मोमेंटम किस पर प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी पर भी। आगे देखो, इफ टू क्रिकेट बॉल मूव्स विद अ डिफरेंट वेलोसिटी देन द मोमेंटम ऑफ द बॉल विद ग्रेटर वेलोसिटी पजेसेस मोर मोमेंटम। जैसे मान लो आप दो बॉल फेंकते हो, ठीक है, अब मान लो आपने दो बॉल फेंक रखी है, अब एक बॉल को आप मान लो कि 90 माइल पर आवर से फेंकते हो, दूसरी बॉल को आप 120 माइल पर आवर से फेंकते हो, दोनों बॉलों में डिफरेंस होगा, 120 माइल पर आवर वाले की वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। जैसा मैंने एग्जांपल बताया ना आपको, ईंटे को ऐसे टच करा दो किसी को, ईंटे को आपने बोला कि ये लो, मार दिया तुमको, ये लगी, लेकिन छोटी गिट्टी को आप थोड़ा दूर भी चले जाओ और काफी तेज वेलोसिटी को पता चला हाथ से लगी और पार हो गई, तो भाई वेलोसिटी के ऊपर मोमेंटम होता है, दोनों चीज के ऊपर, मास भी डिपेंड करता है मोमेंट और वेलोसिटी भी डिपेंड करती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इफ टू, अब आगे बोला गया, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी जीरो एंड इट्स मोमेंटम इज जीरो। जैसे मान लो कोई बॉडी अगर स्टॉप है, कोई बॉडी अगर रुकी हुई है, ठीक है, मान लो ये बॉडी है, अगर ये बॉडी रुकी हुई है तो इस समय अगर बोलोगे इससे कितनी चोट लगती है रुकी हुई बॉडी से, जब तक आप आके तेजी से लड़ो इससे आपको कहाँ चोट लगेगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा? जीरो। बात समझ नहीं आ रही? अच्छा, अब ये मत बोलना कि सर मास जीरो हुआ, तो मास किसी चीज का जीरो नहीं होता एक्सेप्ट क्वांटा पार्टिकल, जो अब तक रिसर्च बेस की बात होती है, तो मास किसी का जीरो नहीं, क्वांटा पार्टिकल मतलब फोटोन पार्टिकल को ही मासलेस बताया गया है बस, ठीक है। तो फिलहाल वेलोसिटी की बात कर सकते हैं कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम जीरो होगा। क्यों? देखो भाई P इक्वल टू एम वी होता है, तो V की जगह अगर मान लो वेलोसिटी जीरो है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू जीरो, मतलब P इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया, P इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। अब देखो, बट एवरी मूविंग बॉडी पजेस मोमेंटम, लेकिन चलती हुई बॉडी के पास मोमेंटम होता है, बस जैसा कि मैंने आपको बताया, साइकिल से टक्कर खाओ सेम वेलोसिटी से और ट्रक से टक्कर खाओ सेम वेलोसिटी से, साइकिल की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, कोई बात नहीं, ट्रक की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, बहुत बड़ी बात है कि नहीं, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकंड। याद रखने का मन हो तो याद रखो, बनाने का तरीका मैं बता देता हूं। जैसे देखो P इक्वल टू एम वी, एम और वी है ना, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। भाई वेलोसिटी उसी में तो होती है मीटर पर सेकंड, होने को तो किलोमीटर पर आवर में ही बोलते हैं, लेकिन मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट है, तो मास की केजी और वेलोसिटी इसके मल्टीप्लाई में है तो यूनिट भी मल्टीप्लाई में होगा, तो आ गया केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। याद रखने का मन हो याद रख लो, इस तरह समझने का मन हो समझ लो, तो चाहे ऐसे लिख दो चाहे केजी मीटर पर सेकंड ऐसे लिख दो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब देखो बोला गया सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम। देखो बेटा, तो दो प्रकार की यूनिट हम लोगों को समझाई जाती है, ठीक है, खैर मैं बता चुका हूं मेरे ख्याल से, बट फिर भी बता दे रहा हूं, देखो ध्यान दो, ठीक है। दो प्रकार की यूनिट्स के बारे में बताया जाता है। कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? ध्यान देना, कौन कौन सी यूनिट? एक होती है एमकेएस। एमकेएस में क्या क्या आता है? एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, और एस फॉर सेकंड, ये होता है। अच्छा, सीजीएस क्या होता है? सीजीएस तो जैसे एम फॉर मीटर होता है, इसमें सी फॉर सेंटीमीटर होता है। क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। के फॉर किलोग्राम होता है ना, उसी तरह इसमें जी फॉर ग्राम होता है। क्या होता है? जी फॉर ग्राम। और इसमें एस फॉर सेकंड है, उसी तरह इसमें भी एस फॉर सेकंड ही होता है, ठीक है। तो एस फॉर सेकंड, तो सीजीएस यूनिट में क्या करना है आपको? जैसे मान लो एमकेएस यूनिट अभी इसकी क्या बताई गई, मोमेंटम की एमकेएस यूनिट क्या थी? केजी मीटर पर सेकंड। तो सीजीएस का मतलब क्या हो जाएगा? सीजीएस मतलब जहां मीटर है वहां सेंटीमीटर हो जाएगा, जहां किलोग्राम है वहां ग्राम हो जाएगा, और जहां सेकंड है वहां सेकंड ही रहेगा, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, एस की पावर -1, -1 मतलब एस नीचे रहना चाहिए डिनोमिनेटर के, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, जिस तरह केजी मीटर पर सेकंड होता है उसी तरह ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? ये आपकी मोमेंटम की कहानी हो गई। जो चीजें नोट करना है यहाँ से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई समस्या हो तो बताना। सब कुछ ठीक है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दो। अब यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बताया जा रहा है। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम से कैसे हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ, आपको शायद ना दिख रहा हो, थोड़ा सा डार्क है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग मोमेंटम से ही डिफाइन ही करते हैं, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है वो देखो, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन विद द फोर्स एक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि एक बॉडी है, इसकी वेलोसिटी इस समय 0 थी, इस पर एक फोर्स लगाया गया, तो इस बॉडी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी बनेगी, तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ, भाई इसके मोमेंटम में तो चेंज होगा। अभी v 0 होने की वजह से इसका मोमेंटम कितना होगा? 0, क्योंकि p इक्वल टू एम वी होता है,
तो v जीरो होने की वजह से मोमेंटम जीरो हो जाएगा, लेकिन धक्का लगते ही इसका मोमेंटम चेंज होगा। और मोमेंटम चेंज क्यों हुआ, धक्का किस वजह से लगा। अब हम लोग धक्के को धक्का थोड़ी बोलते, अब तो फोर्स बोलते हैं, क्योंकि फोर्स के बारे में पढ़ लिया गया है। तो एक फोर्स अप्लाई होने की वजह से इसके मोमेंटम में चेंज आता है, और ये मोमेंटम में जो चेंज है वो वेलोसिटी की वजह से, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है भाई, p इक्वल टू एम वी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम को ऐसे लिखते हैं, p इक्वल टू एम वी। तो v के ऊपर वेक्टर, v इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसी वजह से मोमेंटम एक ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी है। मास वेक्टर नहीं है, मास स्केलर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम हो जाएगा। तो वही बताया गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स अप्लाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जितना फोर्स अप्लाई किया गया उतना ही मोमेंटम में बदलाव आएगा। थोड़ा सा फोर्स तो थोड़ा सा मोमेंटम बदला, बहुत ज्यादा फोर्स तो बहुत ज्यादा मोमेंटम बदला, इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगता है, फोर्स अगर इस डायरेक्शन, तो मोमेंटम ही डायरेक्शन का होता है ना। अच्छा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या गया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ध्यान देना, अब ये आपकी डेरिवेशन है एक टाइप की, बात समझ में आ रही है। फोर्स यहाँ कैसे आ गया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अभी चीज को मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ तुम लोगों को, रुक जाओ, मैं अपने तरीके बता देता हूँ, फिर यहाँ पलट के देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि फोर्स जो होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज मोमेंटम को डेल्टा P बोल सकते हैं, चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और रेट का मतलब जैसे रेट आया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा P अपॉन T। अब ध्यान देना, मोमेंटम को हम लोग किससे लिखते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, mv, ध्यान दीजिएगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा, देखो P की जगह क्या लिखेंगे, mv, लेकिन डेल्टा का मतलब है mv में चेंज। अच्छा, तो चेंज कैसा आएगा, T तो जैसा है वैसा ही रहेगा, mv में चेंज कैसा, चेंज का मतलब है कि शुरू में कैसे थे और बाद में कैसे हो गए। भाई अगर आपसे बोले कि आप कितना बदले हो, तो भैया 8th के लास्ट में मेरा नंबर इतना आया था, लेकिन 9th के लास्ट में इतना नंबर आ रहा है, तो मतलब चेंज हुआ। 9th के लास्ट में इतना नंबर माइनस 8th के लास्ट में कितना नंबर, तो इतना चेंज हुआ। उसी तरह चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v से दिखाते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी u से दिखाते हैं। तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बात समझ में आ रही है। तो डेल्टा का यहाँ पे काम हो गया, चेंज का मतलब ये फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में t। अच्छा जरा ध्यान देना, F इज इक्वल टू, अगर इन दोनों में से m कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन में t। अच्छा याद करो, v माइनस यू अपॉन में t ये क्या था, कुछ याद आया, v माइनस यू अपॉन में t याद है, a के बराबर होता था। याद करो अपना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, u इधर भेजते थे तो v माइनस यू हो जाता था, यहाँ बचता था ए टी, और t को भी उधर भेज देते थे तो यहाँ पर t आ जाता था, और यहाँ से t हट जाता था, t यहाँ से हट जाता था। तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी नहीं आ गया, बस सिंपल सा केस है, ठीक है। तो v माइनस यू बाई टी की जगह हम लोग a लिख सकते हैं। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, जरा ध्यान दो, m, और v माइनस यू बाई टी की जगह a, तो f इज इक्वल टू m में हो गया। यही तो बताना चाहता है मोमेंटम, कि मोमेंटम, यही देखो सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में, वो तो डायरेक्शन हो गया, और मैग्नीट्यूड क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यहाँ पर इक्वल की जगह आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी साइन लगा सकते हो, इक्वल की जगह आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी साइन लगा सकते हो, ये ठीक है। इस वजह से किताबों में यहाँ पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ना, ध्यान देखना, इस तरह किताबों में जब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो ये इस तरह लगा रहता है। तो लोग क्या करते हैं कि F इज इक्वल टू, भाई देखो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल, जब मान लो इक्वल लगता है ना, तो ये प्रोपोर्शनल साइन जो हटता है ये एक फ्री का कांस्टेंट देके जाता है, तो इसके कांस्टेंट को मान लिया जाता है K, MA, और K की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं 1, K की वैल्यू क्या मान लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा, K की जगह 1 हो गया, तो F इक्वल टू M है इतना। ये फॉर्मूला इस तरह बनता है, यहाँ पर साफ साफ लिख देना वेयर K इक्वल टू 1। तो ये सारी चीजें मैंने क्यों समझाई, क्योंकि पिछले पेज पे ऐसा ही है, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझाने में मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, इस तरह से मैंने आपको समझा दिया, ध्यान दो। देखो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, तो डेल्टा P अपॉन T हो गया। डेल्टा P को हम लोग mv माइनस mvu से दिखा सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये आपका हो गया mv मतलब फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम तो मोमेंटम होता है, फाइनल का मतलब क्या हो गया, फाइनल का मतलब आपका हो गया कि मोमेंटम लास्ट में कैसा होगा। भाई शुरू शुरू में मैंने क्या बताया, शुरू शुरू में बॉडी की वेलोसिटी 0 थी,
तो शुरू शुरू मतलब इनिशियल, तो जब जीरो थी तो इनिशियल मोमेंट एकदम आराम से बॉडी बैठी थी, पता चला धक्का लगा, इसको जब धक्का लगा तो बॉडी तेजी से भागी और बॉडी आगे पहुंच गई। अब इसका ये भाई वेलोसिटी अब आगे बढ़ गई, तो शुरू की वेलोसिटी को u मान लो, बाद की वेलोसिटी को v मान लो। इसका मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो अब भी m है और अब भी m है, और मास चेंज होता भी नहीं, मास तो कांस्टेंट रहता है। तो mv माइनस mu, ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, तो ये हो गया mv और ये हो गया mu। तो mv माइनस mu, t पहले से था क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, m कॉमन ले लिया तो बचा v माइनस u बाई टी, और v माइनस u बाई टी को कहते क्या है, ये देखो लिखा गया सिंस a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, a f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। लेकिन जैसा कि मैंने बताया जब प्रोपोर्शनल हटता है और इक्वल का साइन लगता है तो एक कांस्टेंट लगा के जाता है, वो होता है k, और k की वैल्यू इन्होंने क्या की, देखो इन्होंने बोला इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द बॉडी, ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, k इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये फॉर्मूला आपका बन गया f इक्वल टू ma। बात समझ में आ रही है, ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ था। इसमें भी अगर लगता है कुछ चीज मैंने जल्दी से बता दी, नहीं समझ में आया तो मुझे जरूर बताना बेटा, ठीक है। जो चीजें आपको समझ में आए यहाँ से नोट कर लीजिए, और जो और भी दिक्कतें हैं वो पीछे जाकर आप नोट कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पीछे करके आप नोट कर सकते हो। ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, न्यूटन के सेकंड लॉ के बाद अगर आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करें तो देखो ये आपका एक्सीलरेशन, जैसा कि आप जानते हो a इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब जैसे कि भाई एक्सीलरेशन ये आया कहाँ से, तो अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा f इज इक्वल्स टू एम ए, f इज इक्वल्स टू एम ए, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f अपॉन में m, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f अपॉन में m, बस कॉन्सेप्ट आपका ये, ठीक है। अब यहां से देखो पता चलता है कि the acceleration produced in a body is directly proportional to the force acting on it and inversely proportional to the mass of the body। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक्सीलरेशन जो बॉडी पर प्रोड्यूस किया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सीलरेशन। लेकिन एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। बात समझ आ रही, क्योंकि मास जितना ज्यादा एक्सीलरेशन उतना ही कम। भाई सोचो कि तुमको एक खिलौने वाली ट्रक दी जाए, बोला जाए धक्का लगाओ, तुमने फोर्स लगाया और उसका मास कम था, ट्रक आगे निकल गई, बहुत आगे निकल गई। बड़ी वाली रियल की ट्रक आ जाए, बोले जाए धक्का लगाओ, धक्का लगा रहे हो, बढ़ी नहीं रही, नहीं बढ़ी, इसका मतलब क्या है, उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा तो एक्सीलरेशन कम होगा। यही बात है कि मास ज्यादा तो एक्सीलरेशन कम, इसी को कहते हैं बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सीलरेशन, लेकिन जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सीलरेशन। बात समझ में आ रही बच्चा लोग, ठीक है, मैटर इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो साथ ही साथ यहां बताया गया फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल इसी वजह से जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये जो मैं ऊपर एरो लगा रहा हूं ये वेक्टर का साइन होता है, ठीक है, वेक्टर है। इसका मतलब ये देखो स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर एरो नहीं लगता, वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर एरो लगता है। वेक्टर ये बताता है कि वेक्टर क्वांटिटी कंटेन्स डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होती है, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, 12th में पहुंच गया मैग्नीट्यूड सर क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड एक मिनट बेटा, मैग्नीट्यूड जो होता है इसमें ना उस चीज के बारे में जरा ध्यान रखना, ठीक है बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो है आपके सामने फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसे हम लोग एफ के ऊपर एरो लगा देते हैं, वेक्टर साइन यही दिखाता है, ठीक है। अच्छा, फोर्स कैन कॉज एक्सीलरेशन और डिसीलरेशन, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन और डिसीलरेशन दोनों होता है। वेक्टर क्वांटिटी आप लोग समझ गए हो, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, बहुत लोग मैग्नीट्यूड समझ नहीं पाते, मैग्नीट्यूड है क्या, तो मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, उसका मान कितना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि किसी ने बोला कि एक बाइक है, ठीक है, एक बाइक है और वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एक बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब क्या है, ये बता रहा है उसका मैग्नीट्यूड, 60 किलोमीटर पर आवर क्या बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोले कि एक बाइक 60 किलोमीटर पर आवर से उस डायरेक्शन में जा रही है, जैसे मान लो मैंने यहाँ कर दी 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये तो सिर्फ हो गई ये स्पीड, लेकिन स्पीड के साथ जैसे डायरेक्शन जुड़ गई, अब ये हो गई वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करती है। ये हो गया मैग्नीट्यूड जो उसकी वैल्यू है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को चाहिए स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो 60 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
फोर्स के सामने एक्सीलरेशन है। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई आपकी, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी बनी, उसकी वजह से वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी बनी, वेलोसिटी की वजह से एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी बना, एक्सीलरेशन की वजह से फोर्स वेक्टर क्वांटिटी बना। तो इस चीज को समझोगे। वहीं डिस्प्लेसमेंट के सामने एक वैसी चीज है जो कि स्केलर है, डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। वेलोसिटी के सामने एक वैसी चीज है स्पीड, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड की मांग करती है, लेकिन वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ डायरेक्शन चाहिए। अगर आप बोलो एक गाड़ी की वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये बोलना गलत है, यो स्पीड आपने बताया, वहां पर जो आपने बताया स्पीड, एक गाड़ी की वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो 90 किलोमीटर पर आवर के साथ जब आप डायरेक्शन भी जोड़ दोगे तो होगा वेलोसिटी, नहीं तो स्पीड है सिर्फ। ठीक है, अब देखो फोर्स कैन कॉज एक्सीलरेशन और डिसीलरेशन। भाई आप खुद सोचो कि जैसे मान लो ये गाड़ी है, अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये आगे भी बढ़ सकती है, और अगर ये आगे बढ़ के आ रही थी तो मैं फोर्स लगाकर इसको रोक भी सकता हूं। तो फोर्स की वजह से गाड़ी आगे भी बढ़ सकती है और गाड़ी रुक भी सकती है। तो फोर्स एक्सीलरेशन भी करा सकता है और डिसीलरेशन, डिसीलरेशन या रिटार्डेशन निगेटिव एक्सीलरेशन को कहते हैं, उल्टा एक्सीलरेशन जो होता है ना। ठीक है, अच्छा आगे देखो, दैट इज एक्सीलरेटर ऑफ अ कार एक्सीलरेट्स एंड ब्रेक्स डिसीलरेटेड। कार में एक्सीलरेटर लगा है, आप पैर से दबाते हो तो गाड़ी आगे भी बढ़ती है, और वहीं पैर उसी के बगल में ब्रेक भी होता है, ब्रेक दबाते हो तो कार रुक भी जाती है। ब्रेक दबाने का मतलब क्या होता है, हम टायर के अंदर ब्रेक पैड से, ब्रेक शू पैड से हम फोर्स लगाते हैं जिससे टायर स्लो हो जाते हैं, और वहीं एक्सीलरेटर से हम इंजन पर फोर्स लगाते हैं जिससे वो टॉर्क जनरेट करता है, और टॉर्क जनरेशन की वजह से इंजन तेज घूमता है और फिर कार आगे भी बढ़ती है। तो फोर्स से कार आगे भी बढ़ रही है और फोर्स से कार रुक भी रही है, इस वजह से बोला गया फोर्स कॉज एक्सीलरेशन एंड डिसीलरेशन बोथ। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन, याद रखना सर आइजैक न्यूटन के नाम पर, आइजैक न्यूटन के नाम पर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, आइजैक न्यूटन के नाम पर उन्होंने इस चीज के बारे में काफी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है फोर्स के बारे में और मोमेंटम वगैरह के बारे में चीजों को रिसर्च करने का। तो सर आइजैक न्यूटन की वजह से इसकी एसआई यूनिट का नाम न्यूटन पड़ा। रियलिटी में फोर्स की एसआई यूनिट आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो मास की एसआई यूनिट क्या है केजी, एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट यही हो गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज की यूनिट रख दो, उसी से आपको पता चल जाएगा। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। लेकिन न्यूटन बाबा की वजह से इस क्वांटिटी का नाम पड़ गया न्यूटन, इस क्वांटिटी का नाम पड़ के क्या पड़ गया बेटा, न्यूटन। इसलिए फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है और उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो, 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स which when acting on a body of a mass 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square। यहां पर यह बताया गया कि फोर्स जो होती है which when acting on a body of mass 1 kg, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, देखो ध्यान दो यहाँ पे, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मास है ना, तो 1 kg के मास पर अगर एक्ट करे, अगर 1 kg के मास पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो वो बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगी। या फिर एक बॉडी के ऊपर अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है जिसका वजन 1 केजी है, तो उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। यही तो डिफिनीशन है, वही चीज यहां पर बताया जा रहा है। प्लेस एन 100 ग्राम ऑन योर आउट स्ट्रेच्ड पाम, द फोर्स यू विल फील इज नियरली 1 न्यूटन। आप क्या करो, अपने हाथ पर 100 ग्राम का वजन रखो, 100 ग्राम का, तो इस समय जो आपको फोर्स, ऐसे हाथ फैलाओ और 100 ग्राम का वजन रख लो, 100 ग्राम। अब जो आप फील कर रहे हो, जो अपने हाथों पर जो वजन, जो फोर्स फील कर रहे हो वो 1 न्यूटन का है। आप कहोगे सर क्या बोल रहे हैं आप, अभी तो आपने कहा था 1 केजी का मास रखने पर होगा, 1 केजी का मास रखने पर होगा 1 न्यूटन, अभी तो आप बोल रहे हैं 100 ग्राम का रखने पर। सर पढ़ के बोल रहे हैं क्या, गलत बोल रहे हैं क्या? बेटा ध्यान दो, ये मास है और मैं जिस फोर्स की बात कर रहा हूं वो आपके जो हाथों पर होगा, इसको ग्रेविटी भी तो खींच रही होगी, और ग्रेविटी कितनी लगभग मानी जाती है, 9.8 मतलब 10 के करीब। तो बेटा ये इसका मास है 100 ग्राम, ये इसका मास 100 ग्राम है। जो वेट होता है वो मास इंटू ग्रेविटी को लेकर चलता है, तो मास 100 ग्राम और ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 100 इंटू 10 कितना हो गया, 100 इंटू 10 1000, और 1000 m इंटू जी का मतलब क्या, m हो गया बेटा मास जो कि केजी में है, और ग्रेविटी का मतलब एक्सीलरेशन वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो 1000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? न्यूटन। बात समझ में आ रही है? तो 100 ग्राम का, मैंने सही कहा, मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूं, वो जो 100 ग्राम का जो आप वजन करने वाला जो दुकान पे रखा होता है, उसको अगर हाथ पर लेकर आप फील करोगे तो जो फोर्स आपको फील हो रहा है वो 1 न्यूटन का फोर्स है। क्यों? क्योंकि उसका मास 100 ग्राम है, लेकिन वहां जो वेट है, जो वेट ग्रेविटी की वजह से उसका, वो 1 केजी है। वेट 1 केजी है, मास और वेट दोनों में अंतर होता है। वेट इज इक्वल टू मास विद ग्रेविटी। मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। मास डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, ग्रेविटी जितनी ज्यादा है, सॉरी वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, मास से ग्रेविटी एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट बनाकर वेट को डिफाइन करते हैं। तो बेटा ये आपका एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड लॉ आज की वीडियो में इतना कवर कर लिया गया है। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ लगाओ, मैंने जल्दी कुछ बताया तो सारी चीजों को क्लियर कर देना। तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन कहां पर है। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चल, तो तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू, और मेहनत से पढ़ाई करते रहो, लगे रहो। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कारण यही है कि नहीं बनाने का कारण यही है कि चीज़ों को आप रोज़ के रोज़ पढ़ पाओ और नोट्स बना पाओ। ठीक है, चलो वीडियो में बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।